हेलो एवरीवन, सरफराज दिस साइड अगेन। वेलकम टू दिस चैनल। और इस एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हाईलाइटेड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। प्लेलिस्ट बना हुआ, अगर आपने पहले से वीडियोस नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाइए और एक एक कंप्लीट वीडियो को आप वॉच आउट करिए, जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। क्योंकि हमारा एक ही मिशन है कि आपकी नीट की जर्नी को आसान करना। जब आप इस लेक्चर को देखेंगे, अपने नोट्स को पढ़ेंगे और इस लेक्चर को देखने के बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो एक एक क्वेश्चन आपका इजीली हो पाएगा और आप एक अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो पाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो यहाँ पर हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और उसके एलिमिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, फिर यूरिन फॉर्मेशन देखेंगे, फंक्शन क्या है, ट्यूब्यूल्स कौन कौन से पाए जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर और इसके मैकेनिज्म क्या होती है कंसंट्रेशन की, इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। एनिमल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इसके अलावा कुछ आयंस जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट आयन और सल्फेट आयन। ये सारी चीज़ों का एक्यूमुलेशन हो जाता है, इकट्ठा हो जाते हैं। कैसे होते हैं ये? या तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू हो जाएंगे या फिर एक्सेस अमाउंट में इंजेक्शन कर लिया जाए तब हो जाता है। इंजेक्शन का मतलब होता है एक प्रोसेस होती है जिससे हम लोग फूड इनटेक करते हैं, उसको हम लोग इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में ये जो इंजेक्शन है इसका मतलब क्या है। ये जो इंजेक्शन है तो लिखेंगे फूड टेकिंग जो प्रोसेस होती है, फूड टेकिंग प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इंजेक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये जितने भी सब्सटेंसेज हैं इनको हम रिमूव करेंगे, या तो टोटली रिमूव कर दिया जाएगा या फिर पार्शियली रिमूव किया जाएगा। इस चैप्टर के अंदर हम लोग जानेंगे कि कैसे इन सब्सटेंसेज को एलिमिनेट किया जाता है, वो कौन सी मैकेनिज्म है जो इन सब्सटेंसेज को एलिमिनेट करने में हेल्प करती है, विद स्पेशल एम्फियन ऑन कॉमन नाइट्रोजीनियस वेस्ट। अब अगर कॉमन नाइट्रोजीनियस वेस्ट की बात करेंगे तो हमें देखने को मिलता है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है, ये कॉमन नाइट्रोजीनस वेस्ट हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसका ध्यान रखना है। अमोनिया कैसा होता है? मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। अगर इसको हमें बॉडी से बाहर निकालना है तो इसको एलिमिनेट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में फिर हम लोग बात करें अगर यहीं पर यूरिक एसिड की, तो यूरिक एसिड भी एक तरीके का नाइट्रोजीनस वेस्ट है, लेकिन ये लीस्ट टॉक्सिक होता है और जो मोस्ट टॉक्सिक है वो कौन है? अमोनिया। ये लीस्ट टॉक्सिक है। साथ ही साथ में अगर इसको रिमूव करना हुआ तो आपको ध्यान रखना है मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होता है यहाँ पर। अगर इसको एलिमिनेट किया जाएगा तो कम वाटर में भी इसका काम चल जाएगा, लेकिन अगर अमोनिया को रिमूव करना होगा तो हमें ज़्यादा अमाउंट में वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और वो अलग अलग तरीके का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एलिमिनेट करते हैं। तो अब हम देखें, अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे अमोनोटैलिज्म। एक ऐसी प्रोसेस जिससे अमोनिया का एक्सक्रीशन होता है उसको हम लोग अमोनोटैलिज्म बोलेंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है कौन कौन होता है। जैसे बोनी फिशेज हैं, एक्वाटिक एम्फीबियन है, एक्वाटिक इंसेक्ट हैं, ये सारे के सारे कौन कहलाएंगे? अमोनोटैलिक कहलाएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं वो अमोनोटैलिक कहलाते हैं। ये जो मैकेनिज्म होगी ये अमोनोटैलिज्म कहलाएगी। इसका एग्जाम्पल क्या है? बोनी फिशेज है, एक्वाटिक एम्फीबियन है, एक्वाटिक इंसेक्ट है, ये सारे के सारे अमोनोटैलिक होते हैं। अब आगे बात करें अगर हम, अमोनिया एज इट इज़ रिएडली सॉल्युबल, ये सॉल्युबल होता है और अगर इसको हम लोग एक्सक्रीशन की बात करें तो ये डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। और कैसे एक्सक्रीट होगा? बॉडी सरफेस के थ्रू हो जाएगा या फिर गिल सरफेस के थ्रू होगा। अगर गिल के थ्रू हो रहा है इसका एक्सक्रीशन तो ये कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? फिशेस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी का इस एलिमिनेशन में कोई भी रोल नहीं होता। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिटेट प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजीनस वेस्ट, जैसे कि यूरिया की अगर हम लोग बात करें और यूरिक एसिड की बात करें, इनको कम वाटर की ज़रूरत होती है, जबकि अमोनिया की अगर हम लोग बात करें तो इसको रिमूव करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में वाटर की ज़रूरत होती है। ये बात अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है,
अगर हम मैमल्स की बात करेंगे और कुछ टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन की बात करें और मैरीन फिशेस की बात करें, तो इनका अगर हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देखें तो ये एक्सक्रीट करते हैं किस चीज़ को, यूरिया को। और जो भी ऑर्गेनिज्म यूरिया को एक्सक्रीट करता है उसको हम लोग बोलेंगे यूरियोटैलिक। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं उसको हम लोग यूरियोटैलिक बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हो जाते हैं, मरीन फिशेज हैं और मैमल्स हैं। इन सभी के अंदर यूरिया एक्यूमुलेट होता है और ये उसी का एक्सक्रीशन करते हैं। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के थ्रू अमोनिया का प्रोडक्शन होता है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है इन द लिवर ऑफ एनिमल एंड रिलीज्ड इनटू ब्लड। जो लिवर में एक्यूमुलेट होगा और इसको रिलीज कर दिया जाएगा ब्लड में, विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय किडनी। किडनी का क्या रोल है, फिल्ट्रेशन करना। ठीक है, तो किडनी इसको फिल्टर करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन, कुछ अमाउंट यूरिया का जो होगा वो रिटेन हो सकता है किडनी में। सम ऑफ दिस एनिमल्स टू मेंटेन अ डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी, जैसे रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, लैंड स्नेल्स हैं एंड इंसेक्ट। ये सारे के सारे जितने भी हैं इनके पास में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है वो कौन है, यूरिक एसिड। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। अभी तक हम लोगों ने देखा अमोनिया, अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक एग्जांपल बोनी फिशेस। फिर इसके अलावा आपने देखा एक्वाटिक एम्फीबियन, फिर कौन सा है एक्वाटिक इंसेक्ट, ये अमोनोटैलिक है। अब यूरियोटैलिक की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन और कौन है, मैराइन फिशेस और कौन है, मैमल्स। ये सारे हमारे यूरियोटैलिक हैं। अब अगर हम लोग बात करें किसका, यूरिकोटैलिक की, तो यूरिकोटैलिक में कौन कौन आएगा, रेप्टाइल्स हैं और कौन है, बर्ड्स है और कौन है, लैंड स्नेल्स हैं। ये सारे के सारे कौन होंगे, यूरिकोटैलिक होते हैं। ठीक है, अब अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो ये एक्सक्रीट करते हैं अपने इस वेस्ट मटेरियल को इन द फॉर्म ऑफ पैलेट एंड पेस्ट। ये आपका स्टेटमेंट बनता है, जो पैलेट और पेस्ट की फॉर्म में आपका, पैलेट और पेस्ट की फॉर्म में जो एक्सक्रीट करते हैं वो कौन होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं। एग्जाम्पल आपके याद रखना है, बर्ड्स, लैंड स्नेल और रेप्टाइल्स। ठीक है, विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, यहाँ पर हमें बहुत कम ज़रूरत पड़ती है जिससे ये आसानी से एक्सक्रीट हो जाता है विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं उसको हम यूरिकोटैलिक कहते हैं। ठीक है, तो मैं सम अप कर रहा हूँ इस चीज़ को कि यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा आप लोगों ने, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। अगर हम लोग बात करें 3 मेजर नाइट्रोजीनस वेस्ट की, तो हमें कौन कौन सा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो अमोनिया है, ठीक है, फिर हमने देखा यूरिया है, फिर हमने देखा यूरिक एसिड है। ठीक है, तो अगर अमोनिया की बात करेंगे तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं क्या कहलाते हैं, अमोनोटैलिक। ठीक है, फिर यूरिया वाले क्या कहलाते हैं, यूरियोटैलिक। और उसके बाद अगर हम बात करें यूरिक एसिड की तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूरिकोटैलिक। ठीक है, अब अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे अमोनोटैलिज्म और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूरियोटैलिज्म। और लास्ट जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है ऐसे ऑर्गेनिज्म, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, यूरिकोटैलिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल आपको अमोनिया का भी याद रखना है, यूरिया का भी याद रखना है, यूरिक एसिड का भी याद रखना है। तो अमोनोटैलिक कौन है, यूरियोटैलिक कौन है और यूरिकोटैलिक कौन है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, प्रोसेस हमारे पास में कौन सी आएगी, हम लोग अमोनिया वाले की बात करें तो अमोनोटैलिज्म कहलाए, यूरिया वाले की बात करें तो यूरियोटैलिज्म कहलाएगा, यूरिक एसिड की बात करें तो यूरिकोटैलिज्म कहलाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ये चीज़ देखी, आपको इतना ध्यान रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना होगा। अब आगे बात करते हैं। देखो, जितने भी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी के पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ रहे हो तो आपने देखा होगा अभी तक हम लोगों ने जो ब्रीदिंग वाला चैप्टर पढ़ा है, और इसके अलावा और भी आगे हम लोग जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उन सभी में हम लोग देखेंगे कि जो इसका बेसिक है वहाँ पर हमें एनिमल किंगडम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने रिवीजन कराया है। तो अगर आपने वो चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको यहाँ पर दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ कि कैसे एनिमल किंगडम के अंदर उन्होंने सारे के सारे एक्सप्लेनेशन दिए हैं सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर। वो सारी चीज़ें हर एक चैप्टर के अंदर हम लोग यहाँ पर भी बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे जैसे
अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अलग अलग तरीके के हमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं इन मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमें सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म देखने को मिलती है जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, और अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं जैसे कि किडनी। तो किडनी हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा? वर्टिब्रेट्स में। और जो सिंपल फॉर्म हमें देखने को मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? इनवर्टिब्रेट्स में ज़्यादातर। सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर मेंशन्ड हियर। जैसे अभी अगर हम लोग और कुछ स्ट्रक्चर की बात करें तो हम बात करेंगे सबसे पहले प्रोटोनेफ्रिडिया, या फिर इसी को बोलते हैं क्या? फ्लेम सेल्स। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जो मिलेगा प्लेटीहेलमिन्थीज में, जैसे कि फ्लैटवर्म में। एग्जाम्पल होगा इसका क्या? प्लेनेरिया। तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि फ्लैटवर्म में हमें कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होगा फ्लेम सेल्स या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया। इसके अलावा रोटीफर्स में भी हमें ये देखने को मिलेगा, कुछ एनिलिड्स में हमें ये देखने को मिलेगा, सिफेलोकॉर्डेट्स में भी हमें ये फ्लेम सेल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एम्फियोक्सस के अंदर हमें फ्लेम सेल्स ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग अगर बात करें प्रोटोनेफ्रिडाई के बारे में, आयोनिक फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम करता है, रेगुलेट करता है मीन्स रेगुलेशन में। तो एक्सक्रीशन तो करेगा ही, साथ ही साथ में ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी अपना रोल प्ले करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। प्रोटोनेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, साथ ही साथ में ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। अब अगर हम नेफ्रिडिया की बात करें, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है, कहाँ मिलेगा? अर्थवॉर्म में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अर्थवॉर्म में। और कुछ अदर एनिलिड्स में भी हमें ये देखने को मिलता है। नेफ्रिडिया काम करता है क्या? रिमूव करने में, किसको? नाइट्रोजीनियस वेस्ट को, और मेंटेन करेगा फ्लूइड और आयनिक बैलेंस को। ठीक है, इसके अलावा हमारा नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो कौन है? मेलपिगियन ट्यूब्यूल। मेलपिगियन ट्यूब्यूल के बारे में आप लोग जान चुके हो, कॉकरोच को डिटेल में पढ़ के आए हो आप लोग। ठीक है, तो कॉकरोच की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पर हमें मेलपिगियन ट्यूब्यूल देखने को मिला था। तो ये भी एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जो मोस्ट ऑफ इंसेक्ट में देखने को मिलता है, और कॉकरोच भी एक इंसेक्ट ही है, इंक्लूडिंग कॉकरोच। तो कॉकरोच के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा। मेलपिगियन ट्यूब्यूल की अगर हम लोग बात करें तो ये रिमूवल में तो हेल्प करेगा ही नाइट्रोजन वेस्ट के, मीन्स एक्सक्रीशन में हेल्प तो कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ में रिमूवल के साथ साथ ये क्या करेगा? ऑस्मो रेगुलेशन को भी मेंटेन करने का काम करता है। तो आप अब ध्यान रखेंगे कि एक तो हमारे पास में प्रोटोनेफ्रिडिया है, प्रोटोनेफ्रिडिया जो क्या कर रहा है? ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रहा है। और एक हमारे पास में कौन है? ये अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा, कौन? मेलपिगियन ट्यूब्यूल। ये भी किस में हेल्प कर रहा है? ऑस्मो रेगुलेशन में। ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करने वाला एक मेलपिगियन ट्यूब्यूल है, और हमारे पास में ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प कौन कर रहा है? प्रोटोनेफ्रिडिया है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन के अलावा इनका एडिशनल वर्क है, एडिशनल फंक्शन है जो इनको ऑस्मो रेगुलेशन के फॉर्म में ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे बेसिक अभी तक हम लोगों ने जाना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, जैसे अर्थवॉर्म के अंदर नेफ्रिडिया, और फ्लेम सेल्स जो होंगे वो हमें प्लेटीहेलमिन्थीज, फ्लैटवर्म जैसे कि प्लेनेरिया की हमने बात किया, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा और हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा? सिफेलोकॉर्डेट्स जैसे कि एम्फियोक्सस में हमें देखने को मिलेगा, कुछ एनिलिड्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा मेलपिगियन ट्यूब्यूल का यहाँ पर बात किया हमने, मेलपिगियन ट्यूब्यूल हमें इंसेक्ट जैसे कॉकरोच के अंदर देखने को मिलता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा क्या कि जितने भी हमारे पास में नाइट्रोजन वेस्ट हैं उसमें से मेजर जो होंगे हमारे पास में 3 नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं। कौन कौन से हैं? तो 3 नाइट्रोजनस वेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपने देखा था क्या है? अमोनिया है, और उसके बाद में आप लोगों ने यूरिया है, और उसके बाद में आपने क्या देखा? यूरिक एसिड है। तो ये हमारे पास में 3 नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं जो हमारे पास में अपना रोल प्ले करते हैं, मेजर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट टॉक्सिक कौन है? अमोनिया। लीस्ट टॉक्सिक कौन है? यूरिक एसिड। सबसे ज़्यादा अमाउंट की वाटर, सबसे ज़्यादा वाटर अमाउंट की ज़रूरत, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत किसको पड़ेगी रिमूवल के लिए? अमोनिया को। मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत किसको पड़ेगी? यूरिक एसिड को। ठीक है, इस तरीके से हमने अभी तक ये जाना है। तो जो अमोनिया एक्सक्रीट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनोटैलिक। और जो यूरिक एसिड को करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूरिक एसिड। और जो यूरिया को एक्सक्रीट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूरियोटैलिक। इसके अंदर जो प्रोसेस होती है उसको हमने क्या बोला? अमोनोटैलिज्म। यूरिक एसिड के अंदर जो प्रोसेस होती है उसको हमने क्या बोला? यूरिकोटैलिज्म। और यूरिया एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गेनिज्म के पास में जो प्रोसेस होती है उसको हमने क्या बोला? यूरियोटैलिज्म। अभी तक आप लोगों ने ये सारी चीज़ें फिनिश कर चुके हो। अब हमारा जो मेजर पार्ट है इस चैप्टर का, जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो अब हमारा स्टार्ट होने वाला है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में समझना है कि कैसे करके हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्वेश्चंस बनेंगे, वो मैं आपको एक एक चीज़ करके बताऊंगा और साथ ही साथ में आपको हाईलाइट अंडरलाइन करते हुए चलना है अपनी एनसीईआरटी में। अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वहाँ पर देखने को मिलेगा 1 पेयर ऑफ किडनी, एक पेयर किडनी का देखने को मिलेगा। 1 पेयर ऑफ यूरेटस हमें यूरेटर्स देखने को मिलते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर देखने को मिलेगा और एक यूरेथ्रा देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अब एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिला। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर जो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन का, तो उसके अंदर पहली चीज़ हमें क्या मिलेगा, 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर। ठीक है, ये दूसरी चीज़ है। और अगर हम लोग बात करें फिर आगे, आपको मिलेगा यूरिनरी ब्लैडर और क्या मिलेगा, यूरेथ्रा। ये चारों चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिलकर के बनाती हैं क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, अब आगे देखो, किडनी की अगर हम लोग बात करें तो ये रेडिश ब्राउन कलर में होता है। इसका शेप जो होगा वो बीन शेप होगा। सिचुएटेड कहाँ पर होती हैं, तो ये लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट होती हैं। डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होंगी इन डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये सिचुएटेड होते हैं कहाँ पर, लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर के बीच में प्रेजेंट होता है और ये डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगा इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी के। ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन की अगर हम लोग बात करें तो इसका 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर इसका विड्थ होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। ठीक है, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ, 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ और 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होगी। ठीक है, विद एन एवरेज वेट, इसका वेट आपको ध्यान रखना है कितना होगा, वेट है 120 ग्राम से 170 ग्राम। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच। अगर हम इसको देखें, कॉन्केव साइड में हमें एक नॉच देखने को मिलेगी और उस नॉच का नाम क्या है, उस नॉच का नाम है हाइलम। ठीक है, एक हमें जो नॉच देखने को मिल रही है उस नॉच का नाम क्या होगा, हाइलम। कैसा सरफेस होगा, कॉन्केव सरफेस होगा। ये स्टेटमेंट बनता है, आपका ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, अब ये जो हाइलम है यहाँ से एंटर करता है कौन, यूरेटर, ब्लड वेसल और नर्व्स। ये सारी की सारी चीज़ें एंटर करती हैं कहाँ से, हाइलम से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एंटर करती हैं, जैसे यूरेटर हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए और नर्व्स हो गए, ये सब कुछ एंटर करता है। कहाँ से एंटर करेगा, हाइलम से एंटर करेगा। ठीक है, इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड रीनल पेल्विस। जैसे आप हाइलम से थोड़ा सा अंदर देखते हैं तो आपको एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको हम रीनल पेल्विस बोलेंगे, विथ प्रोजेक्शन। और इन प्रोजेक्शन का नाम क्या है, कैलाइसिस। इन प्रोजेक्शन का नाम क्या होगा, कैलाइसिस। एक को कैलेक्स बोलेंगे, बहुत सारे कैलाइसिस। और ये जो कैलाइसिस होते हैं दो फॉर्म में होते हैं, माइनर और मेजर। माइनर कैलेक्स और मेजर कैलेक्स हम बोलते हैं इसको। द आउटर लेयर इसकी जो होती है किडनी की, ये टफ होती है जिसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं, मीन्स रीनल कैप्सूल बोलेंगे इसको। इनसाइड किडनी हमें देखने को मिलेंगे 2 जोन। कौन कौन से जोन होंगे, एक को बोलेंगे आउटर जिसका नाम होगा कॉर्टेक्स और एक होगा अंदर की साइड में जिसका नाम होगा मेडुला। तो आउटर साइड में हमें क्या मिलेगा, आउटर साइड में हमें क्या मिलेगा, कॉर्टेक्स। आउटर साइड में कॉर्टेक्स और इनर साइड में हमें क्या मिलेगा, मेडुला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक आपको ये काम में आने वाला है। तो जब भी आप देखेंगे कि बाहर की साइड में हमें जो भी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है उसको हम कॉर्टेक्स बोलेंगे और जो अंदर की साइड में हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है उसको हम मेडुला बोलेंगे। ठीक है, अब आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना। ये आपके पास में एक स्ट्रक्चर है किसका, किडनी का। ठीक है, ये किडनी का स्ट्रक्चर है, हम लोग इसका ट्रांसफर सेक्शन भी देखेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये रीनल पेल्विस जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है। फिर अंदर की साइड में हमें ये मेडुला देखने को मिलेगा, बाहर वाला एरिया ये कॉर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखें आप, ये नॉच जो है हमें नॉच देखने को मिल रहा है, ये इसको ही हमने बोला हाइलम। और इस हाइलम से एंट्री हो रही है किसके, यूरेटर की। ठीक है, और यहीं पर ब्लड वेसल्स एंटर कर रहे हैं ये सारे के सारे, और यहीं से नर्व्स भी एंटर करते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में किडनी है, एक तो किडनी ये है और एक किडनी ये है, तो ये दोनों को मिला करके हमारे पास में एक कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। अब ये जो किडनी है दोनों के हमें ऊपर साइड में स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसका नाम है क्या, एड्रीनल ग्लैंड। और इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है इसको बोलेंगे रीनल आर्टरी, और ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है इसको बोलेंगे हम रीनल वेन। ठीक है, ये रीनल आर्टरी है और ये रीनल वेन है।
फिर ये हमारे पास में किडनी का स्ट्रक्चर आ जाता है, ये हमारे पास में डोर्सल ऑर्टा होगी, और इसके बाद में ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये यूरेटर है। कितने होते हैं? 1 पेयर होता है ये। यूरिनरी ब्लैडर कितने होंगे? 1 होंगे। यूरेथ्रा कितने होंगे? 1 होंगे। किडनी कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, अब इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये जो कॉर्टेक्स है ये वाले को हम लोग बोलेंगे ये आउटर पार्ट है, और ये जो मेडुला आपने देखा, इस मेडुला को हम लोग बोलेंगे ये कैसा पार्ट है? ये इनर पार्ट है। तो इनर साइड में हमें क्या मिलेगा? मेडुला। आउटर साइड में हमें क्या मिलेगा? कॉर्टेक्स मिलेगा। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये सारी चीजें मिला करके, जैसे किडनी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यूरेटर से होता हुआ कहाँ पर आएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करके रखता है किसको? यूरिन को। और उसके बाद में यहाँ से ये यूरेथ्रा होगा, यूरेथ्रा से जो यूरिन होता है वो पास आउट हो जाता है, और उसके बाद में यहाँ पर इस ओपनिंग होगी, इस ओपनिंग को बोलेंगे यूरेथ्रल मिएटस। इस ओपनिंग को, जो यूरेथ्रा की ओपनिंग है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मिएटस। ठीक है, तो यूरेथ्रल मिएटस से होता हुआ रिलीज आउट हो जाता है यूरिन बाहर। अब अगर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर हम यूरेटर की बात कर रहे हैं तो ये जो यूरेटर है, इन केस ऑफ मेल के केस में, जैसे कि अगर हम लोग मेल के केस में बात करें, इन केस ऑफ मेल, और बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? यूरेटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यूरेटर्स होते कितने? 1 पेयर होता है। अब अगर हम लोग यूरेटर की बात कर रहे हैं तो यूरेटर से गैमीट्स का भी पास आउट होता है मेल के केस में, एंड जो यूरिन बनता है वो भी पास आउट कहाँ से होगा? इसी से होगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें एक ही जगह से पास आउट हो रही हैं, इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं यूरिनो जेनाइटल डक्ट। क्या बोलेंगे? यूरिनो जेनाइटल डक्ट इन केस ऑफ मेल ओनली। और अगर यही सेम चीज़ आप फीमेल के केस में देखोगे, किसके केस में? फीमेल के केस में अगर आप देख रहे हो इसको, तो यहाँ पर जो यूरिन का पाथ है वो अलग है, यूरिन पाथ डिफरेंट है, और गैमीट का जो पाथ है वो डिफरेंट है। तो गैमीट और यूरिन दोनों का पाथ अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दोनों चीज़ें अलग अलग देखने को मिलती हैं, जबकि इन केस ऑफ मेल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ों का पाथ सेम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए, द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस। इन मासेस को हम लोग बोलेंगे मेडुलरी पिरामिड्स। ये जो मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, ये इनके प्रोजेक्शंस हमें कैलिसेस में देखने को मिलते हैं, मींस कैलेक्स के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम कॉर्टेक्स की बात करेंगे, एक्सटेंड होता है, किसके बीच में एक्सटेंड होगा? मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम। रीनल कॉलम हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉलम ऑफ बर्टेनी। ठीक है, मेडुलरी पिरामिड्स जो होते हैं उसके बीच बीच में हमें कुछ कॉलम्स देखने को मिलते हैं। जब भी कहीं पर आपको रीनल टर्म देखने को मिले, समझना किडनी की बात हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पढ़ रहे हो किडनी के बारे में, तो वही चीज़ हम लोग देख रहे हैं। अब आगे देखिए, तो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच बीच में हमें कुछ रीनल कॉलम्स देखने को मिलते हैं, जिसका नाम क्या होगा? कॉलम ऑफ बर्टनी हमें देखने को मिलेगा। अब देखिए, जितने भी किडनी, ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसका नाम होता है नेफ्रॉन। हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको। विच आर द फंक्शनल यूनिट। नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट है। किसका? फंक्शनल यूनिट है किसका? किडनी का। ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स। हर एक नेफ्रॉन के 2 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। एक को कहेंगे हम ग्लोमेरुलस, और दूसरा क्या होगा? रीनल ट्यूब्यूल। आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा, जब हम लोग नेफ्रॉन के बारे में बात कर रहे थे तो आपने देखा कि नेफ्रॉन जो होगा उसको हमने पहली चीज़ तो फंक्शनल यूनिट बोला किडनी का। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखना है कि इसके 2 पार्ट होते हैं, एक है ग्लोमेरुलस और दूसरा क्या है? रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस की अगर हम लोग बात करें, ये एक टफ्ट है, ठीक है, पफ बना हुआ होता है, जिसको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं। फॉर्म, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? एफरेंट आर्टेरियोल इसका फॉर्मेशन करता है। इट इज अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस कैरीड अवे बाय एन इफरेंट आर्टेरियोल। देखो, जो एक बीच में हमें क्या देखने को मिलेगा? स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी, जिसका नाम है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस की तरफ जो ब्लड लेकर के आ रहा है वो कौन है? एफरेंट आर्टेरियोल। ग्लोमेरुलस से जो दूर लेकर के जा रहा है वो कौन है? इफरेंट आर्टेरियोल। तो एफरेंट लेकर के आ रहा है, एफरेंट लेकर के आ रहा है, और इफरेंट दूर लेकर के जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है।
अब अगर हम रीनल ट्यूब्यूल की बात करें तो रीनल ट्यूब्यूल में हमें क्या देखने को मिलेगा, इट बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है, बोमेन कैप्सूल। रीनल ट्यूब्यूल के अंदर सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा वो बोमेन कैप्सूल होगा। उसके बाद में विच एनक्लोज द ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस के बिल्कुल पास में हमें देखने को मिलता है। मतलब ग्लोमेरुलस का जो फिल्ट्रेट होगा उसको सबसे पहले जो रिसीविंग करेगा वो कौन करेगा, बोमेन कैप्सूल करता है। ग्लोमेरुलस along with बोमेन कैप्सूल इज कॉल्ड माल्पिगियन बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल दोनों को कंबाइन कर दें तब आप इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, माल्पिगियन ट्यूब्यूल, या फिर इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, रीनल कार्पसल्स। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा। ये हमारे पास में लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, LS किसका, किडनी का। ये हमारे पास में किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपके पास में जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसको आप लोग क्या बोलोगे, ये हमारे पास में रीनल कैप्सूल। ये यहाँ तक कंप्लीटली जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है इसको हमने कह दिया क्या, रीनल कैप्सूल। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में कवरिंग है, कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है रीनल कैप्सूल का, ये आउटर लेयर है और अंदर वाला ये इनर लेयर है। तो यहाँ पर हम जो अंदर की तरफ देखने को मिलेगा इसको हम लोग बोल देंगे क्या, ये है मेडुला, और बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या बोल दिया, कॉर्टेक्स है ये। ठीक है, अब ये जो मेडुला है, मेडुला के अंदर हमें पिरामिड्स देखने को मिल रहे हैं, ये वाले। इन पिरामिड्स का नाम क्या है, इन पिरामिड्स को ही हमने बोला मेडुलरी पिरामिड्स, क्योंकि मेडुला के अंदर प्रेजेंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे, मेडुलरी पिरामिड्स बोल देंगे। ठीक है, अब जितने भी मेडुलरी पिरामिड्स हैं, ये सारे के सारे मेडुलरी पिरामिड्स के बीच बीच में हमें ये इस तरीके से स्ट्रक्चर जो बीच में गैप देखने को मिल रहा है, कॉलम्स देखने को मिल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं ये है हमारा रीनल कॉलम। ठीक है, अब ये हमारे पास में जो रीनल कॉलम है, इसके बाद में जस्ट फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, ये कुछ प्रोजेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, इन्हीं प्रोजेक्शन को हमने बोला कैलिक्स, और जब बहुत सारे हैं तब इसी को हम लोग बोलते हैं कैलाइसिस। फिर ये रीनल आर्टरीज हो जाएगी और उसके बाद में ये हमें रीनल वेन देखने को मिलेगा। फिर ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे रीनल पेल्विस। फिर यहीं से ये जो आपने हाइलम देखा था स्ट्रक्चर, ये कॉन्केव। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमने बोल दिया क्या, ये यूरेटर है। क्या है ये, यूरेटर। अब आगे देख लो, द ट्यूब्यूल कंटिन्यूअस फर्दर टू फॉर्म अ हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। देखो बोमेन कैप्सूल के जस्ट बाद में हमें एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। शॉर्ट में इसका नाम है PCT। ठीक है, क्या नाम है इसका, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, PCT बोलेंगे। ठीक है, अब आगे देखो जरा, हेयर पिन शेप्ड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा जिसको हम लोग हेनेलेज लूप बोलेंगे। और नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच हैज़ अ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, इसको हम लोग हेनेलेज लूप बोल रहे हैं, इसके पास में डिसेंडिंग लिम्ब भी होता है और असेंडिंग लिम्ब भी होता है। द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूअस अनदर हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुलर रीजन जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहेंगे DCT। ठीक है, तो जो हमारे पास में हेनेलेज लूप है उसका एक डिसेंडिंग और एक असेंडिंग लिम्ब है। असेंडिंग लिम्ब जो कंटिन्यू करेगा वो हमें हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर फिर से देखने को मिलेगा जिसका नाम DCT होगा। द DCT ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इनटू स्ट्रेट ट्यूब्यूल, और इस स्ट्रेट ट्यूब का नाम क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, लास्टली हमें जो इसकी ओपनिंग देखने को मिलेगी वो कलेक्टिंग डक्ट में मिलेगी। मैनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू रीनल पेल्विस। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट होता है इसकी ओपनिंग कहाँ पर होगी, रीनल पेल्विस में इस कलेक्टिंग डक्ट की ओपनिंग हो जाती है थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स इन द कैलाइसिस। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से समझना, मैं आपको स्ट्रक्चर की तरफ लेकर के चल रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। ये आपके पास में एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है किसका, नेफ्रॉन का। तो ये हमारे पास इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। ऐसे करके आया, तो ये जो हमारे पास में स्ट्रक्चर है बोमेन कैप्सूल है ऊपर वाला। ठीक है, ये बोमेन कैप्सूल है। ये हमारे पास में जो होगा ये PCT है। फिर उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है, अब मैं ये जो बना रहा हूँ, ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम है लूप ऑफ हेनेले या हेनेलेज लूप आप कह सकते हो। और उसके बाद में ये भी स्ट्रक्चर जो होगा वो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में एक साथ जुड़ेगा, और इस हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को इस बार में नाम दिया है क्या, DCT। क्या नाम दिया, DCT। और ये क्या है, लूप ऑफ हेनेले। ठीक है, ये लूप ऑफ हेनेले। ये जो नीचे की तरफ आ रहा है इसको हम लोग बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है
इसको हम बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब, ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा और हमें क्या चीज़ देखने को मिलेगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या चीज़ होगा, ये हमारे पास में कलेक्टिंग डक्ट, लास्टली ओपनिंग यहीं पर इसकी हमें देखने को मिलती है। तो देख लो ज़रा, ऊपर की तरफ एक एफरेंट आर्टेरियोल, फिर हमें देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद में स्टार्ट हो जाएगी एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। ये हमारे पास में ग्लोमेरुलस है, ये एफरेंट आर्टेरियोल है और ये इफरेंट आर्टेरियोल है। वो सेम चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। एफरेंट आर्टेरियोल जो हमें ब्रॉड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इफरेंट आर्टेरियोल जो हमें इसके कंपेरेटिवली ये नैरो देखने को मिलेगा, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का जो भी फिल्ट्रेट होता है सबसे पहले रिसीव करेगा कौन, बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के बाद में हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा, जिसका नाम क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पीसीटी। उसके बाद में ये कहाँ पर जाएगा, आगे बढ़ेगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जिसका हमने क्या बोला, हेनलेज लूप, डिसेंडिंग लिम्ब में जाएगा, और उसके बाद में फिर ये वापस आएगा, ये असेंडिंग लिम्ब में जाएगा, ठीक है। तो असेंडिंग लिम्ब में पहुंचेगा, तो डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब दोनों ही किसके हैं, हेनलेज लूप के हैं। उसके बाद में फिर से हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में पहुंचेगा, इसका नाम क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको आप शॉर्ट में क्या बोलोगे, डीसीटी। उसके बाद में हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, डीसीटी के बाद ये ओपनिंग हो जा रही है इसकी कहाँ पर, इस स्ट्रक्चर में जो स्ट्रेट लाइन है जिसका नाम क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, जिसको हमने शॉर्ट में बोला क्या, सीडी। तो इस तरीके से हमारे पास में ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाता है किसका, नेफ्रॉन का। किसका स्ट्रक्चर होगा ये, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, जो हमारे पास में ये लूप ऑफ हेनले होता है, इसका हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, हेयर पिन लाइक, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरी चीज, एफरेंट आर्टेरियोल कैसा होता है, ब्रॉड, इफरेंट आर्टेरियोल कैसा होता है, नैरो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये नैरो है, और ये हमारे पास में जो एफरेंट आर्टेरियोल है ये हमारे पास में ब्रॉड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एफरेंट आर्टेरियोल ब्रॉड होगा और इफरेंट आर्टेरियोल हमें नैरो देखने को मिलता है। इसके अलावा ग्लोमेरुलस जो होगा उसका सबसे पहला जो फिल्ट्रेट है वो कौन है, बोमेन कैप्सूल। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास में नेफ्रॉन का एक पार्ट तो ये हो जाता है, और दूसरा पार्ट जो होगा वो क्या है, रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स, तो रीनल ट्यूब्यूल्स में सबसे पहला बोमेन कैप्सूल, फिर हमारे पास में क्या मिला, बोमेन कैप्सूल के बाद में हमें हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिला, पीसीटी, फिर क्या मिला, लूप ऑफ हेनले, फिर क्या मिला, डीसीटी, उसके बाद में सीडी। तो इस तरीके से हमारे पास में कंप्लीट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पर इस वाली चीज को समझ लो, ये अभी जस्ट आप पढ़ के आए हो, ये हमारे पास में क्या है, एफरेंट आर्टेरियोल, मींस ये वाला जो पार्ट होगा ये हमारे पास ब्रॉड पार्ट है, ठीक है। और नेक्स्ट हमने क्या देखा, ये हमारे पास में जो होगा ये क्या है, इफरेंट आर्टेरियोल, मींस ये हमारे पास में कैसा पार्ट है, नैरो पार्ट है, ठीक है। ये नैरो होगा और उधर हमें ब्रॉड पार्ट देखने को मिलेगा। फिर ये बोमेन कैप्सूल हमें देखने को मिल रहा है, और उसके बाद में लास्ट में जैसे हमें ये यहाँ पर देखने को मिलेगा तो ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम क्या है, पीसीटी, ठीक है। ये हमारे पास में पीसीटी देखने को मिलेगा। अब देखिए आगे ध्यान से समझना क्या है, यहाँ पर हमें कैसे करके यहाँ पर काम आगे बढ़ेगा, मैकेनिज्म किस तरीके से कंप्लीट होगी। द मैल्पिगियन कॉर्पसल्स PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney। देखो मैल्पिगियन कॉर्पसल्स की बात कर रहा है, PCT की बात कर रहा है, DCT की बात कर रहा है, नेफ्रॉन के ये सारे पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। जबकि अगर हेनलेज लूप की बात करेगा, लूप ऑफ हेनले, ये डिप होता है मेडुला रीजन तक। लूप ऑफ हेनले कहाँ तक जाएगा, मेडुला तक, और बाकी के पार्ट कहाँ तक हैं, कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। इन मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट। ज्यादातर नेफ्रॉन के अंदर हमें जो लूप ऑफ हेनले देखने को मिलता है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट देखने को मिलता है, और वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, बहुत कम अमाउंट में ये मेडुला के अंदर डिप होता हुआ हमें दिखेगा। ऐसे नेफ्रॉन को हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या बोलेंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ऐसे नेफ्रॉन जिसका जो लूप ऑफ हेनले वो मेडुला के कुछ ही पार्ट तक पहुंचे और बहुत ज्यादा शॉर्ट हमें देखने को मिले, उसको हम कॉर्टिकल बोलेंगे। जबकि कुछ नेफ्रॉन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, जो लूप ऑफ हेनले है वो काफी ज्यादा लंबा होता है और ये डीप मेडुला तक पहुंचेगा। ऐसे नेफ्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो हमें दो तरीके का नेफ्रॉन देखने को मिलता है, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा
जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये हमें टाइप ऑफ नेफ्रॉन देखने को मिल रहा है। तो टाइप ऑफ नेफ्रॉन कितने? 2। अगर आपसे पूछेगा पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन बताओ, तो पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन भी कितने हैं? 2। तो 2 पार्ट्स हैं और 2 ही टाइप हैं। पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो आपने देखा था क्या? ग्लोमेरुलस। कौन सा देखा? ग्लोमेरुलस। और दूसरा आपने क्या देखा? रीनल ट्यूब्यूल। क्या देखा आपने? रीनल ट्यूब्यूल। और रीनल ट्यूब्यूल में आपने देखा क्या? रीनल ट्यूब्यूल में आपने क्या देखा कि हमें यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, एलएच, ठीक है, और सीडी। ये सारी चीजें हमें वहां पर देखने को मिली। तो ये सारी चीजें यहां पर हमें देखने को मिलती हैं। इस तरीके से हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। द एफरेंट आर्टियोल इमर्ज फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म अ फाइन स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइन स्ट्रक्चर कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल, जिसको हम लोग बोलेंगे पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। तो इन शॉर्ट इसको हम लोग बोलेंगे PTCN, PTCN, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है। ये हमारे पास में शॉर्ट फॉर्म इसकी देखने को मिलती है। जो बना कौन रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इफरेंट आर्टरियोल कंटिन्यू करेगा और जितना भी रीनल ट्यूब्यूल होता है उसके अराउंड हमें एक कैपिलरी का नेटवर्क देखने को मिलेगा। उस नेटवर्क का नाम है PTCN, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क हमें देखने को मिलता है। अ माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन्स पैरेलल टू हेनेलेज लूप। हेनेलेज लूप के पैरेलल हमें यू शेप में देखने को मिलेगा। इसका नाम क्या होगा? वासा रेक्टा। वासा रेक्टा इज एब्सेंट इन हाईली रेड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जितने भी कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वहां पर हमें वासा रेक्टा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये मेडुला के अंदर होता है और मेडुला में जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वो वहां तक उसका लूप ऑफ हेनले पहुंचता नहीं है। तो लूप ऑफ हेनले के जस्ट पैरेलल फॉर्म में होगा और वहां पर हमें देखने को मिलेगा जिसका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग साइज में हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो आपके पास में जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होगा वहां पर तो आपको वासा रेक्टा देखने को मिलेगा, लेकिन जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगा वहां पर आपको वासा रेक्टा देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं अभी दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं, अभी तक आप लोगों ने क्या क्या चीजें कंप्लीट किया है। तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले देखा, देखो अभी तक हम लोगों ने सबसे शुरू में हमने सारी चीज़ें कवर कर लिया था। ये तो बेसिक चीज़ें थी, मैं यहाँ से रिपीट कर दे रहा हूँ। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो 1 पेयर ऑफ किडनी हमें देखने को मिलता है। 1 पेयर ऑफ किडनी जो देखने को मिलेगा उसमें अगर हम लोग बात करें तो 1 पेयर ऑफ किडनी जो हमारे पास में होता है इसका शेप कैसा होगा? बीन शेप होता है, ब्राउन कलर के होते हैं। लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी में 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर इसका वेट होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। एवरेज वेट इसकी बात करें 120 से 170 ग्राम इसका वेट होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बात करें तो हमने क्या देखा? इसमें एक हाइलम नॉच प्रेजेंट होती है। उस नॉच का नाम क्या है? हाइलम। हाइलम के अंदर एंटर करेगा, हाइलम के थ्रू एंटर करेगा कौन? हाइलम के थ्रू एंटर करेगा नर्व, वेसल्स ब्लड की और यूरेटर, ये सारी चीजें एंटर करती हैं। इसके अलावा हाइलम के बाद फाइनल शेप्ड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा जिसको हम रीनल पेल्विस बोलेंगे। प्रोजेक्शंस हमें देखने को मिलेंगे जिसको हम कैलाइसिस बोलेंगे। आउटर लेयर को जो किडनी की होती है वो टफ कैप्सूल माना जाता है। और इनसाइड अगर हम देखें तो हमें 2 जोन देखने को मिलेंगे, एक होगा मेडुला और एक होगा क्या? कॉर्टेक्स। जो अंदर का पार्ट है उसको हम मेडुला बोलेंगे और जो बाहर का पार्ट है उसको हम कॉर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। मेडुला जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कॉनिकल मासेस जिसको मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं। डिवाइड हो जाता है मेडुला, मेडुला जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा मेडुलरी पिरामिड्स में जिसके प्रोजेक्शंस होंगे कैलाइसिस। जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स एक्सटेंड करेगा, कॉर्टेक्स के बीच बीच में हमें मेडुलरी पिरामिड्स देखने को मिलते हैं। और जो मेडुलरी पिरामिड्स होता है वहीं पर उसके बीच में हमें रीनल कॉलम्स देखने को मिलते हैं। इसका नाम क्या होगा? कॉलम ऑफ बर्टनी। क्या नाम होगा? कॉलम ऑफ बर्टनी। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला। ये हमारे पास में 1 पेयर ऑफ किडनी देखने को मिलती है। 1 पेयर ऑफ किडनी हो गई और उसके बाद में आपको ये वेन, आर्टरी, ऑर्ट्रा देखने को मिल जाएगा। फिर ये आपको यूरेटर देखने को मिलेगा और ये यूरिनरी ब्लैडर हो जाता है। लास्ट में यूरेथ्रा आ जाएगा, ठीक है। यूरेथ्रा के थ्रू जो यूरिन होता है वो पास हो जाता है। इन केस ऑफ मेल अगर आप बात करेंगे तो मेल के केस में जो यूरेटर होता है वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहलाता है। फीमेल के केस में यूरिन का पास और गैमीट का पास अलग अलग होता है। तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर गैमीट और यूरिन दोनों का पास सेम होता है, इस वजह से उसको हम लोग यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं।
आगे देखेंगे आपने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी देखा, जहां पर आपने देखा कि ये जो हमारे पास में आउटर कवरिंग है उसको हमने कैप्सूल बोला। इसके बाद में इसके दो जोन है, एक है कॉर्टेक्स और एक है मेडुलरी पिरामिड। मेडुला के अंदर जो पिरामिड प्रेजेंट है उसको बोल दिया मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। फिर आपको देखने को मिला मेडुलरी पिरामिड के बीच में कुछ कॉलम, इन कॉलम का नाम क्या रखा, रीनल कॉलम, ठीक है, जिसको हमने कॉलम ऑफ बर्टनी भी बोला है, ये लिखा है कॉलम ऑफ बर्टनी, ठीक है। इसके बाद में हमें कुछ ये प्रोजेक्शंस देखने को मिले, इन प्रोजेक्शंस को हमने क्या बोला, कैलिक्स। ये माइनर भी होते हैं और मेजर भी होते हैं, माइनर और मेजर फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद में ये हमें देखने को मिलेगा रीनल आर्टरी, रीनल वेन, और ये स्ट्रक्चर जो फनल शेप का देखने को मिल रहा है इसको हम कह रहे हैं रीनल पेल्विस। फिर हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिला जिसको हमने क्या कहा, यूरेटर। यूरेटर वही जो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग फंक्शनैलिटी को शो करेगा। मेल के केस में ये यूरिनोजेनिटल डक्ट है, जबकि फीमेल के केस में ये अलग अलग पाथ हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जब आपने नेफ्रॉन के बारे में बात करी तो नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट है। एक ईच हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो फिर नेफ्रॉन के जो स्ट्रक्चर होता है, पार्ट्स जो होते हैं वो दो पार्ट्स होते हैं, एक कौन सा था, ग्लोमेरुलस, और एक कौन सा था, रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल के बारे में अगर आपने बात किया तो रीनल ट्यूब्यूल का जो सबसे पहला पार्ट है वो कौन है, बोमेन कैप्सूल। कौन होगा, ये बोमेन कैप्सूल। फिर पीसीटी, उसके बाद में ये स्ट्रक्चर देखने को मिला, इसको आपने क्या कहा, हेनेलेज लूप। फिर आपको हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर मिला जिसको आपने क्या कहा, डीसीटी। फिर बाद में हमें सीडी देखने को मिलता है। ये इसके पार्ट्स हो जाते हैं। ये हमारे पास में रीनल ट्यूब्यूल हो जाते हैं, ठीक है। ये एफरेंट आर्टीरियोल है जो ब्रॉड होता है, ये इफरेंट आर्टीरियोल है जो नैरो होता है। बीच में हमें क्या देखने को मिलेगा, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तब हम इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा क्या, रीनल कार्पसल्स, या फिर इसी को क्या बोलेंगे, मालपीगियन बॉडी, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देखिए क्या चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे पास में ग्लोमेरुलस था, ये हमारे पास बोमेन कैप्सूल था, ये एफरेंट आर्टीरियोल है, ये इफरेंट आर्टीरियोल है। स्ट्रक्चर से पता चल रहा है ये ब्रॉड है और ये हमारे पास में नैरो स्ट्रक्चर है। ये ब्लड को लेकर के आएगा ग्लोमेरुलस तक, ये ब्लड को लेकर के जाएगा ग्लोमेरुलस से दूर, इसलिए इसको इफरेंट बोल रहे हैं, इसको एफरेंट बोल रहे हैं। इफरेंट आर्टीरियोल क्या करता है, एक नेटवर्क बनाता है जिसका नाम क्या है, PTCN, क्या बोलेंगे, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, जो चारों तरफ होगा किसके, रीनल ट्यूब्यूल के। रीनल ट्यूब्यूल को फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या क्या मिलता है, बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, एलएच और सीडी, ये सारी चीजें हमें रीनल ट्यूब्यूल के अंदर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ तक का हमारा पोर्शन इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसे पार्ट्स आपने देख लिया तो आप टाइप्स का भी ध्यान रखना है। दो तरीके के हमें देखने को मिलते हैं नेफ्रॉन, एक कॉर्टिकल है और एक मेडुलरी है। कॉर्टिकल में क्या होगा, शॉर्ट हमें लूप ऑफ हेनेले देखने को मिलेगा, और मेडुलरी में क्या होगा, लॉन्ग लूप ऑफ हेनेले देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर वासा रेक्टा की बात करेंगे तो जक्स्टा मेडुलरी में तो हमें वासा रेक्टा देखने को मिलेगी, लेकिन कॉर्टिकल नेफ्रॉन में हमें वासा रेक्टा देखने को नहीं मिलता। वासा रेक्टा का जो शेप होता है वो यू शेप्ड होता है, और जबकि आप अगर देखोगे जो इसी के पैरेलल स्ट्रक्चर लूप ऑफ हेनेले जो होता है उसका हेयर पिन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। सो यहाँ तक हमारा पार्ट फिनिश हो जाता है, ये हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे आगे यूरिन फॉर्मेशन की।